19वीं सदी के आते आते मराठा साम्राज्य की पकड़ ढीली होने लगी थी और देश में अंग्रेज पैर पसार रहे थे। लेकिन समाज में अभी भी पुराने नियम कायदे बाकी थे। आज के महाराष्ट्र और तब के बॉम्बे प्रांत में मराठाओं की पेशवाई अंग्रेज़ों के अधीन आ चुकी थी। लेकिन पेशवाई में ब्राह्मणों के नियम कायदों की पकड़ अभी भी मजबूत थी। मराठा साम्राज्य के गढ़ रहे सतारा के काठगुड़ गांव से जब ज्योतिबा के दादा शेटिबा पूना आए तो गोविंदराव समेत उनके 3 बेटों ने पेशवाई के लिए बागबानी का काम किया। यहीं से नाम के साथ जुड़ा फुले। 1827 में गोविंदराव की पत्नी चिमनाबाई की कोख से जन्म लिया ज्योतिबा ने। इस नाम का भी एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। बात ऐसी है कि ज्योतिबा यूं तो कोल्हापुर के एक स्थानीय देवता का नाम है जिन्होंने चैत पड़वा को रत्नासुर का नाश किया था। उसी दिन हर साल मेला लगता है और उसी दिन जब गोविंदराव के छोटे बेटे का जन्म हुआ तो उन्हें नाम मिला ज्योतिबा। नमस्कार, मैं अभिषेक और आज की तारीख में बात ज्योतिबा फुले की। ज्योतिराव फुले के सर से मां का साया जन्म के अगले ही बरस उठ गया था। शुरुआती पढ़ाई लिखाई के बाद स्कूल छूटा और ज्योतिबा अपने पिता के काम में हाथ बटाने लगे। मात्र 13 बरस की उम्र में ज्योतिबा की शादी हो गई। ब्याहे गए सावित्रीबाई से। ये वो जोड़ी थी जिसे अगर 19वीं सदी के फ्यूचरिस्टिक कपल के तौर पर देखा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ज्योतिराव के पढ़ने लिखने की लगन देखकर उनके पड़ोसी, जिसमें एक ईसाई पादरी भी थे, उन्होंने गोविंदराव को इस बात के लिए मना लिया कि बेटे ज्योतिराव को आगे पढ़ाया जाए। आगे पढ़ाने के लिए उन्हें एक किस्म की मंजूरी दिलवा दी। सन 1841 में ज्योतिराव का दाखिला पूना के स्कॉटिश मिशनरी के हाई स्कूल में हुआ। यहीं उनकी मुलाकात सदाशिव बल्लाल गोवांडे से हुई, जो आगे चलकर उनके पक्के वाले दोस्त बने और ताउम्र ज्योतिबा के साथ खड़े रहे। बाद के संघर्ष के वर्षों में ज्योतिबा को 2 मित्रों मोरो विट्ठल वैवेकर और सखाराम यशवंत परांजपे का भी खूब सहयोग मिला। गोवांडे और फुले अमेरिकी क्रांति के अग्रदूत और राजनैतिक दार्शनिक थॉमस पैने के विचारों से बड़े प्रभावित हुए। पैने की द राइट्स ऑफ मैन ने फुले के विचारों पर एक अमिट छाप छोड़ी। 1847 में अपनी मैट्रिक की पढ़ाई के बाद ज्योतिराव ने सरकारी नौकरी ठुकराकर अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए। 1848 में कुछ ऐसा घटा जिसने ज्योतिराव के जाति व्यवस्था के सूत्रों को सिरे से झकझोर कर रख दिया। जाति की क्रूरताओं का अंदाज़ा ज्योतिबा को तब लगा जब एक ब्राह्मण दोस्त की शादी में दूल्हे के दोस्त होने से ज़्यादा ज्योतिबा का माली जाति से होना उन्हें भारी पड़ा। उन्हें बीच शादी में अपमानित करके बाहर निकाल दिया गया। कम उम्र के ज्योतिबा उस शाम आंखों में आंसू लिए घर लौटे। उस दिन उन्होंने समाज के सबसे अंतिम हाशिए पर मौजूद शूद्र और महिलाओं के प्रति हो रहे अमानवीय अत्याचारों से बगावत को अपना जीवन ध्येय बना लिया। उन्होंने सुधार की शुरुआत अपने घर से ही करके सबसे पहले अपनी पत्नी सावित्रीबाई को पढ़ाना शुरू किया। ज्योतिबा स्त्री शिक्षा को स्त्री के माध्यम से ही प्रेषित करवाना, आगे बढ़वाना चाहते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां पढ़ने को आगे आ सकें। 1848 में पुणे के बुधवार पेठ में भेड़ी की सराय में पहली कन्या पाठशाला आरंभ की। फिर उन्होंने 1851 में शूद्रों, विशेषकर महार और मांग समुदाय के लिए अलग से पाठशालाएं आरंभ करवाईं, जिसकी शुरुआत पुणे के नानापेठ इलाके से हुई। समाज के ठेकेदारों की बनी बनाई ठाठ के लिए स्त्री शिक्षा और शूद्र शिक्षा गले की फांस जैसे हो रहे थे। ऐसे में रूढ़िवादियों ने न सिर्फ उन्हें डराया धमकाया बल्कि सावित्री और ज्योतिबा पर कभी पशुमल फेंका तो कभी उनके गुजरने के बाद रास्ते को गोमूत्र से धोया। उनके पिता गोविंदराव जी को भी बेटा बहू से नाता तोड़ने पर विवश किया गया, लेकिन ज्योतिबा और सावित्रीबाई के अटल विश्वास को इससे और मजबूती मिली। उनका मानना था कि शूद्रों और महिलाओं को शिक्षित करके ही उनका सुधार संभव है। ये पंक्तियां ज्योतिबा फुले की शायद सबसे ख्याति लब्ध पंक्तियां हैं। विद्या विना मति गेली, मति विना नीति गेली, नीति बिना गति गेली, गति बिना वित्त गेले, वित्त बिना शूद्र खचले,
इतके अनर्थ एका अविद्येने केले, मतलब विद्या के बिना मति यानी अक्ल गई, मति बिना नीति या समझ गई, नीति के बिना गतिशीलता गई और इससे धन वैभव का अभाव हुआ। परिणामतः शूद्रों का पतन हुआ। इतने सारे अनर्थ एक विद्या के छिन जाने से हुए। वापस लौटते हैं। ज्योतिबा और सावित्री के घर से बेदखली के बाद कुछ समय के लिए शिक्षा और सुधार के काम स्थगित हो गए थे, लेकिन उनके दोस्तों गोवांडे और वेवेकर की मदद के चलते 3 जुलाई 1851 को पुनः लड़कियों के लिए पाठशाला आरंभ हुई। तमाम कठिनाइयों और विरोधियों के बावजूद सावित्रीबाई ने स्त्री शिक्षा को जारी रखा। सावित्रीबाई और ज्योतिबा ने मिलकर लगभग 18 स्कूल खोले। उस समय बाल विवाह और विधवाओं के सामाजिक निष्कासन जैसी कुप्रथाएं अपने चरम पर थीं। ऐसे में विधवाओं से जन्मे बच्चों से अक्सर जब माँ का साया भी सिर से उठ जाता तो अनाथों को कोई पूछता भी नहीं था। ज्योतिबा फुले वो पहले इंसान थे जिन्होंने आश्रय तलाशती गर्भवती महिलाओं और अनाथों के लिए पहला अनाथालय आरंभ किया। इस स्थान पर 1873 में जब एक ब्राह्मण विधवा ने एक पुत्र को जन्म दिया तो उसे ज्योतिबा ने गोद भी लिया। 1873 ही वो साल था जब फुले ने गुलामगिरी लिखी और सत्यशोधक समाज की स्थापना की। गुलामगिरी में ही उन्होंने अपना मैनिफेस्टो भी छापा, जिसमें उन्होंने ये घोषणा की, मैं बिना किसी जाति, धर्म, मूल देश को जाने सभी लोगों के साथ भोजन करना चाहता हूँ। ज्योतिबा फुले के क्रांतिकारी विचारों से भरी गुलामगिरी के इस मैनिफेस्टो को कई अखबारों ने जगह देने से नकार दिया था। उस समय उनकी किताब की विषैले प्रोपेगेंडा के तौर पर आलोचना की गई। ऐसा आरोप लगाया गया कि उनकी किताब में एक विषैला प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसके पहले अध्यक्ष और खजांची खुद ज्योतिबा बने। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य शूद्रों और अतिशूद्र लोगों को ब्राह्मण वर्ग के उस समय के शोषण से मुक्त कराना था। लेकिन दिलचस्प बात है कि इसके हर सदस्य को ब्रितानी सल्तनत के प्रति वफादारी की शपथ लेनी पड़ती थी। कोई भी रीति या संस्कृति के नियम कायदे किसी भी समाज में एक खास वर्ग के प्रभुत्व के तले ही पनपते हैं। हिंदू रीति रिवाजों और जाति व्यवस्था का पोषण भी उस वक्त ब्राह्मण वर्ग के हाथ में था। इसलिए ज्योतिबा फुले ने जाति प्रथा को जड़ से उखाड़ने के लिए जाति व्यवस्था की असमानताओं, इसमें व्याप्त अंधविश्वास और कुरीतियों के विरोध के माध्यम से सीधा प्रहार ब्राह्मणों पर ही किया। उन्होंने वेद नीति को भेद नीति कहकर उसकी आलोचना की और प्राचीन भारत के इतिहास में भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म में जो सामाजिक क्रांति का कार्य किया उसकी प्रशंसा की। ज्योतिबा 1876 में पूना नगर निगम के लिए नामित हुए। उसी समय दक्कन में फसल खराब होने से भयानक अकाल पड़ गया। भारी मात्रा में लोग यहाँ से पलायन कर रहे थे। सावित्रीबाई के जमीनी राहत कार्यों को चाह कर भी अखबार अनदेखा नहीं कर सके। ज्योतिराव ने अकाल में पीछे छूट गए बच्चों के लिए विक्टोरिया बाल आश्रम खोला। एक और किस्सा सुनिए। लेटन द्वारा लाए प्रेस सेंसरशिप का सत्यशोधक समाज के साप्ताहिक मुखपत्र दीनबंधु के जरिए लिखित विरोध किया और 1880 में लॉर्ड लिटन के पूना आने के प्रोग्राम पर नगर परिषद के अध्यक्ष ने तब के 1000 रुपये का खर्च प्रस्तावित किया। अकाल के तुरंत बाद इसे गरीबों की पढ़ाई पर खर्चे के सुझाव के साथ आधिकारिक प्रस्ताव का अकेले विपक्ष में रहकर विरोध भी किया। 1888 में ज्योतिबा के दोस्त हरिराव जी चिपलूनकर ने ड्यूक ऑफ कनॉट के सम्मान में एक समारोह आयोजित किया था। फुले ने बोलने के क्रम में ड्यूक ऑफ कनॉट, जो महारानी विक्टोरिया के पोते थे, उनको सुझाव दिया कि अगर वाकई आप लोगों को सही दशा समझाना चाहते हैं तो शहर की अछूतों की बस्ती या फिर आसपास के गांवों का दौरा करिए। उन्होंने महारानी को इस बाबत सूचित करने का आग्रह किया और गरीबों को शिक्षा मुहैया कराए जाने की पुरजोर मांग उठाई। ज्योतिबा ने गुलामगिरी के अलावा श्वेतकार्यचा, असूद, सत्सार, सार्वजनिक सत्यधर्म जैसी किताबें लिखी हैं। 60 साल से अधिक की आयु में तकरीबन 2/3 जीवन में शिक्षा, जाति, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह इत्यादि समेत साहित्य और संस्थाओं के माध्यम से ज्योतिबा सक्रिय सुधार के रूप में निरंतर कार्यरत रहे। 1888 के जाते जाते उन्हें पैरालिसिस हुआ। उसके बावजूद ज्योतिबा फुले अपने उद्देश्य में अंतिम सांस तक लगे रहे। उनकी कई बातें, जैसे कि शिक्षा स्त्री और पुरुष की प्राथमिक आवश्यकता है। एक और बात, अच्छे काम करने के लिए गलत साधन का प्रयोग नहीं होना चाहिए।
ये सभी उनकी बातें, उनके कोट्स आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। हाल ही में महात्मा फुले की 198वीं जयंती गुजरी और उनके जीवन पर अनंत महादेवन निर्देशित एक फिल्म भी आ रही है। ऐसे में तारीख के जरिए आप तक महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले से जुड़ी ये जानकारियां लेकर हमारे साथी अनुराग मिश्रा आए। उन्होंने तारीख का ये पूरा अंक ज्योतिबा फुले के जीवन पर, उनके कामों पर, सावित्रीबाई के कामों पर लिखा। तारीख के अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और किस्से कहानी पर, इतिहास के किसी और पन्ने पर, अध्याय पर आपसे चर्चा होगी। अपना ख्याल रखिए। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।